नमस्कार दोस्तों, ये हमारी यूपीएससी जो प्रीलिम्स में प्रीवियस पेपर आए हैं उसके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। हमने 7 वीडियो बना चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किस उद्देश्य से की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति? काली कोठरी की घटना के बाद, जो कि सिराजुद्दौला से जुड़ी हुई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ, 1857 की क्रांति के बाद और बंगाल विभाजन के बाद। हमको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो जांच बिठाई गई थी जनरल डायर के खिलाफ, उसके लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और इसमें हंटर आयोग ने जो जनरल डायर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के से मना किया था, अर्थात जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। हंटर कमीशन 1 अक्टूबर 1919 में गठित हुआ था और इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी। हमारा 72 क्वेश्चन है। 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? अब्दुल कलाम आजाद ने, हजरत मोहनी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो इसका राइट आंसर है बी, हजरत मोहनी ने। 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने रखा था? हजरत मोहनी ने। अहमदाबाद का अधिवेशन था 1920 में। इसका राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर और जे.एम. सेनगुप्ता। इसका आसान क्वेश्चन है, सबको पता है। इसका राइट आंसर है सूर्य सेन। अप्रैल 1930 में घटना हुई थी चटगांव की। अप्रैल 1930 में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के 65 क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार लूटने की योजना बनाई थी। सूर्य सेन को फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिया था 3 साल के बाद, और 1934 में इसको फांसी दे दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 74वां। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना की गई थी। मतलब 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित की लंदन में, किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा। आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली की अध्यक्षता में और एम ए जिन्ना की अध्यक्षता में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी वो अमीर अली की अध्यक्षता में की थी। इसका राइट आंसर है बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। सैयद अमीर अली ने मुस्लिम लीग की एक शाखा 1908 में लंदन में स्थापित की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने 1939 में? जयप्रकाश नारायण, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 1939 में जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। भारत प्रजामंडल ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक संगठन था। इसका प्रथम सत्र दिसंबर 1927 में बंबई में हुआ और जवाहरलाल नेहरू 1935 से 1947 तक इसके अध्यक्ष रहे, अर्थात 12 सालों तक अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि इसमें पूछा है कि 1939 में, अगर 1940 में पूछते हैं तभी यही रहेगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। वर्ष 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। हमको पता है कि ये सही है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1898 में तैयार की गई थी सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा। बी ऑप्शन है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी और अरविंदो इसके प्रधानाचार्य थे। हमको ये भी पता है, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक आर्थिक
उद्धार करना था, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो गलत है। स्वदेशी आंदोलन पूर्णतः राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। इसने आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई थी और बंगाल कॉलेज नेशनल की स्थापना 1906 में की गई थी और जो अरविंदो थे उसके प्रधानाचार्य बने थे। और जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। खेतिहर मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, परंतु 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल रसूल ने किया था, न कि लियाकत हसून ने। जो 12 साल के किसान नेता थे उनका नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रसूल ने, न कि लियाकत हसून ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? हकीम आजम खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी हेराट आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। बी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। 1906 में अखिल मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। और मौलाना अब्दुल्ला सिंधु काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने, न कि उसका विरोध किया था। इसका मतलब जो कथन दिया ये गलत है। बाकी आप याद रख सकते हैं, जो एहराट आंदोलन चलाया था हकीम अजमल खान ने, और जो सर सैयद अहमद खान था जिसने कांग्रेस के गठन का विरोध किया था, ये भी सही है। और मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रीय प्रांतों पर और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण करना, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं का सक्रिय रूप से शामिल होना करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राष्ट्रीय प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंत प्रभावी बनाना, और राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्य विरोधी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रवादी जो नेताओं की विचारधारा थी पूरी जोरों शोरों पर थी और अंग्रेज जो रियासत के राजाओं को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा सही है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालचारी, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर बी, जे.बी. कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 1946 का अध्यक्षता किसने की थी? जे.बी. कृपलानी ने की थी। और भारतीय विभाजन के समय भी जे.बी. कृपलानी भारत का अध्यक्ष था। यह कुछ मिलान करना है, बिल्कुल आसान है। मैकडोनाल्ड जो कि अम्लवाद से संबंधित है, लिनिथगो जो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है, और जेम्स फोर्ड डायर के द्वैध शासन से सहमत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेड शर्ट्स के दौरान नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया उत्तर पश्चिम के पश्तून जनजातियों को अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक करने का, उपनिवेशी शासकों को आतंकित करने और उन्हें हटा देने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। हमको पता है कि जो लाल कुर्ते वाले थे वो हिंसा की बजाय अहिंसा पर को महत्व देते थे और वो राष्ट्रीयवादी एकता को बढ़ाना चाहते थे और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर
डी. खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संगठित किए गए। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसात्मक स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार किया, मतलब उसने हिंसा का साधन का सहारा कभी नहीं लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82वां। 1930 में आरंभ के दौरान भारतीय राष्ट्रीयवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी मानते थे। तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि श्रमिकों ने स्वतंत्र आंदोलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा थी उसको एक सम्राटवाद की विचारधारा मानते थे। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, इसके बाद कहा जा सकता है क्रिप्स मिशन को स्वीकार करने के साथ, राजगोपालचारी फार्मूले को स्वीकार करने के साथ, अस्वीकार करने के साथ, और कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, और वेबल प्लान को स्वीकार करने के साथ ही। इसका राइट आंसर है सी, कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के साथ ही, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने भारत विभाजन का समर्थन नहीं किया था। इसके कारण मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया। जब इसको स्वीकार नहीं किया तो भारत विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर था समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन अंतिम सरकार के गठन के साथ भारत विभाजन के अंतिम मौके था, बचने का अंतिम मौका था, परंतु मुस्लिम लीग ने इस योजना को मानने से इनकार कर दिया। जब वे 78 सीटों में से 73 सीटों पर विजय हुए, मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1940 को संवैधानिक बैठक की प्रथम बैठक में भी भाग नहीं लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्य, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसमें से चुना गया? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गलत ऑप्शन है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, गलत ऑप्शन है। ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि वर्तमान उस टाइम जो भी विधानसभा थी उनके सदस्यों में से इसको उनके द्वारा सदस्यों द्वारा चुना गया। 84वां का सी बनता है। संविधान सभा के सदस्य जिन्हें संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था वे प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने गए। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? हमको पता है कि जो 1940 में अंतरिम सरकार बनी थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर अध्यक्ष पूछते हैं तो उस टाइम जो गवर्नर था माउंटबेटन, वो उसके अध्यक्ष थे। हमारा 85वां का उत्तर है बी। और अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 86वां क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? आसान क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और बाल दिनों की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली अब्दुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। कारण क्या बताया इसने? विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोल्ट एक्ट को पारित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर डी आएगा। जो कथन है वो गलत है और कारण सही है। रोल्ट एक्ट 1919 में आया। इस अधिनियम ने सरकार को यह अधिकार दिया हुआ किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल कानूनी प्रक्रिया के जेल में बंद कर सकती है। और मौलाना मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आजाद ने 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान विधान परिषद से इस्तीफा दिया था। आपको याद रखना है, मौलाना मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया था, वो 1916 में ना देकर 1919 में दिया था, और उसका कारण रोल्ट एक्ट ना होकर खिलाफत आंदोलन था। आपको याद रखना है ये पॉइंट। हमारा 88वां क्वेश्चन 88वां क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? रोल्ट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, यह कथन सही है, इसको हटा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। ये भी सही है, क्योंकि सुभाष बोस ने कांग्रेस की विचारधारा से हटकर 1939 में कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। डी ऑप्शन। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध किया। ये गलत है, क्योंकि 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी इरविन समझौते का विरोध न करके समर्थन किया था, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 89 हुआ। 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भारत को किसी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होना होगा। भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी, सभी भारतीय राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होना होगा। क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत में शामिल होना होगा। ये गलत है, क्योंकि इसने जो राज्य थे उनको स्वतंत्रता दी थी कि वो भारत में शामिल हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारतीय संघ की स्थापना करना और उन्हें डोमिनियन पद देना। अगर आपको क्रिप्स मिशन के बारे में बेसिक नॉलेज है तो आप इसको लेके ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कथन सही है। किसने कहा था कि जो युद्ध हुआ विश्व युद्ध उसके समाप्ति के तुरंत बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, संविधान निर्माण होगा, स्वशासन की बात है कही थी। राइट आंसर बी होगा। हमारा 90वां क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ कर निम्न से कौन सी पार्टी बना दी? नुक है, कांग्रेस नेता ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर कौन सी पार्टी बना दी? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर है डी। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की घोषणा हुई। कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा इसका विरोध करने पर कुछ नरमपंथियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की। इसका 91वां क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं कौन सी थी? गवर्नरी प्रांतों में दैत्य शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रिया में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, कौन कौन सी थी? गवर्नरी प्रांतों में दैत्य शासन की समाप्ति। आपको पता है कि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित की और द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया। तो इसका ए ऑप्शन सही है। गवर्नर को विधायी क्रिया में विशेषाधिकार, वीटो की शक्ति और स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही है, क्योंकि गवर्नरों को वर्तमान में राष्ट्रपति की तरह है वीटो पावर दी गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये गलत है, क्योंकि 1935 में सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व उसको कम करके और भी बढ़ा दिया था। तो इसका राइट आंसर है बी, 1 और 2। हमारा 92वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं कि कलकत्ता के बजाय बम्बई में हुआ था। ये ऑप्शन नहीं आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये सही है, क्योंकि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता विमल बनर्जी ने की थी और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में समझौता किया था, जो सही है, जिसको लक्ष्मण समझौता भी कहते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? AC मंजूमदार ने। AC मंजूमदार ने। इसका हम दोबारा देखें, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था बम्बई में, व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, कलकत्ता में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन 1916 का जो पॉइंट है वो भी सही है। हमारा 93वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई। 1940 में प्रांतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई। मेरे साथ तो ये क्वेश्चन ठीक लगता है, क्योंकि जो संविधान सभा चुनी थी वो प्रांतीय सभाओं के जो प्रतिनिधि थे उनमें से ही चुना गया। दूसरा, भारतीय संविधान जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार पटेल भारतीय विधानसभा के सदस्य थे। ये गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1940 में हुआ। ये भी गलत है, क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। तीसरा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ये भी गलत है, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 की बजाय 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को, सॉरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। हमको पता है कि चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक भारत के वायसराय रहे। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1919। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? किसने कहा कि स्वराज है वैसा होना चाहिए जिसमें जो विदेशी नियंत्रण है पूर्णतः खत्म हो जाए? मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी और हकीम अजमल खान और अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी से संबंधित पहले भी क्वेश्चन आया और अभी दोबारा आ गया। जो मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में लीग के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए स्वराज को विदेशी नियंत्रण से, हमने पहले पढ़ा था, किसने पहली बार हसरत मोहानी की अध्यक्षता में ही पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। 96वां, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लुटा दी थी? जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि किसने लुटा दी थी? तेज बहादुर सप्रू ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सैयद अहमद खान ने। तो इसका राइट आंसर सी, सर रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे लिखा है 97वां क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। चौरा चौराही घटना, मार्ले मिंटो सुधार, दांडी यात्रा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। आपको पता है चौरा चौराही घटना 1922 में हुई, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया, दांडी यात्रा 1930 में और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में। आप इसके अनुसार सजा सकते हैं। 98वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अगर आपको पता है कि गदर पार्टियों ने अपना मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया था, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और इस मुख्यालय की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 99वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारी को त्याग पत्र देने को कहा। ये गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने नहीं कहा त्याग पत्र दें। सैनिकों से अपने पद छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि आप इसको याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन में किसी कर्मचारी को, अधिकारी को पद छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि भारतीयों का साथ देने के लिए कहा, पद पर रहते हुए ऐसे आंदोलन में छोड़ने के लिए कहा था।
तो पहले 2 क्वेश्चन तो वैसे ही लिमिट हो जाते हैं, 1 और 2 बचता है 3। राजसी रियासतों के राजा को अपनी जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। ये सही ऑप्शन है, जो राइट आंसर ये होता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ? निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ? बिहार, उड़ीसा, पंजाब और मद्रास। तो हमको पता है कि पंजाब में कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, बल्कि बिहार, उड़ीसा, मद्रास में हुआ था। 1935 के अधिनियम के अनुसार चुनाव में 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत और बिहार। बम्बई, मद्रास जो दक्षिण में है, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत जो मध्य में है, और उड़ीसा और बिहार जो पूर्व में है, कांग्रेस का गठन हुआ। लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी 1937 के चुनाव में। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ का अधिकार दिया गया? किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला। बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र और त्रिपुरा सत्र। तो इसका राइट आंसर है, अगर आप टाइम टेबल याद रखें, तो बम्बई सत्र हुआ था 1885 में, लखनऊ 1916 में, लाहौर हुआ था 1929 में, और CID आंदोलन हुआ था 1930 में, 1 साल बाद ही। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा होना चाहिए लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1931 की जो कराची अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी लाहौर अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहमति दी गई थी। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? जो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई थी, और स्थापना करने के लिए ताशकंद में कुछ भारतीय इकट्ठे हुए थे। उनका नेतृत्व किसने किया था? HK सरकार ने, PC जोशी ने, MC छागला ने और MN राय ने। तो आपको पता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का नेतृत्व MN राय द्वारा 1925 में किया था। 1920 में एकत्रित हुए थे, लेकिन CPI की स्थापना 1925 में हुई थी। हमारा 103वां क्वेश्चन है, सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित किसने बनाया? देखो, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन जो मूल अधिकारों पर प्रारूप किसने बनाया? वो बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कंफ्यूजन है, अध्यक्षता पूछे 1931 का, तो जवाहरलाल नेहरू, वो क्या नाम, वल्लभ भाई पटेल। और जो मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? वो जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हमारा 104वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है? इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तो आपको पता है कि जो यूपी किसान सभा है, उसके साथ इंदिरा नारायण द्विवेदी संबंध थे, गौरी शंकर भी, मदन मोहन मालवीय। लेकिन यूपी किसान सभा से जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। उत्तर किस प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र ने की थी? मदन मोहन मालवीय ने भी इसमें योगदान दिया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का ऐसे कोई संबंध नहीं है यूपी किसान सभा का। आपको बताना है कौन सा सही मिला हुआ है। चंपारण राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, हमको पता है कि सही है। जो 1917 में लगा था, प्रथम सविनय आंदोलन इसको कह सकते हैं। दूसरा है अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये 1918 में प्रथम भूख हड़ताल हुई थी और मोरारजी देसाई से कोई संबंध नहीं था। तीसरा है खेड़ा आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन मार्च 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद आंदोलन मार्च 1918 में हुआ था, और जो खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह, वो जून 1918 में हुआ था। जो चंपारण का जो आंदोलन हुआ था, उसको प्रथम सविनय आंदोलन कहते हैं,
और अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, वो प्रथम भूख हड़ताल हुई थी। और खेड़ा आंदोलन को प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि किस आंदोलन को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, चंपारण को। किस आंदोलन को प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है, खेड़ा को। तो इसका राइट आंसर, ये वल्लभ भाई पटेल खेड़ा से ही संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर होता है सी, क्योंकि दो ऑप्शन गलत है। हमारा 6वां क्वेश्चन है, जब शिमला सम्मेलन हुआ तब माउंटबेटन वायसराय थे। भारतीय नौसेना का विद्रोह है। जब शिमला सम्मेलन हुआ माउंटबेटन वायसराय थे। आपको पता है कि शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, और उस टाइम माउंटबेटन वायसराय नहीं थे, तो इसका वैसे भी पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। भारतीय नौसेना का विद्रोह सन 1910 में तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिक सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए थे। हमको पता है कि जो ये भारतीय नौसेना का विद्रोह 1910 में भी हुआ था मुंबई और कराची के, और 1940 में राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था। ठीक है, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, और लॉर्ड वेल वायसराय थे, यानी कि माउंटबेटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 107वां, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने भाग रखा और दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों, सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये गलत है, क्योंकि पूना पैक्ट राजनीति से संबंधित रहा है, और पूना पैक्ट में हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। वो पूना पैक्ट, सॉरी, इसमें क्या था, जो मैग्ना कॉमन अवार्ड था, उसमें जो प्रावधान किए थे हरिजनों के लिए आरक्षण देना, अलग प्रतिनिधित्व करना, उसको वापस ले लिया था। तो दो ऑप्शन गलत है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आपको याद रखना है कि कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, न प्रथम में लिया था, न ही तृतीय में लिया था। और अम्बेडकर ने इसके तीनों में भाग लिया था। हमारा 108वां क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। आपको पता है, आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो इसका राइट आंसर है, हमको पता है कि 1935 में जो अधिनियम था उसमें प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया था, और जो प्रांतीय द्वैत शासन उसको खत्म किया था। और 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी उपबंध था, और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध। तीनों क्वेश्चन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो वर्ष 1969 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प अधिकृत किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जवाहरलाल नेहरू ने और मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर है सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में ध्वज फहराया। जो कि गलत है, क्योंकि मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में नहीं बल्कि जर्मनी में तिरंगा फहराया था। आपको याद रखना है, मैडम कामा ने कहाँ पर ध्वज फहराया था? जर्मनी में। 1907 में जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय तिरंगा को फहराया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ था? पेरिस की बजाय जर्मनी में हुआ था। उसी सम्मेलन में
मैडम कामा ने तिरंगा फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है, ये सही है। और मैडम कामा के माता पिता भारतीय, ये सही है। तो इसका राइट आंसर है 2 और 3। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल, खाद्य श्रृंखला। सी, खाद्य और कृषि। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी, खाद्य और कृषि। 113वां क्वेश्चन है, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण क्या था? वेबल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए, कथन सही है। इसने कहा था कि जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें मुस्लिम और हिंदू समान हो, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं था कि बंटवारा बचे, बल्कि दोनों वर्ग को संतुष्ट करना रखना चाहता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 114वां, निम्नलिखित में से किसके कारण? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 113वां का सी सही आंसर है। ए कथन सही है, आर कारण गलत है। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके परिणामस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना हुई? दी आर्म्स एक्ट, रोड एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वर्नाकुलर टैक्स एक्ट। तो आपको पता का आसान क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं। दी रोड एक्ट पास किया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग की घटना को अंजाम दिया गया। 115वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि 1917 में चंपारण में किया था, 1918 में अहमदाबाद में, मार्च में, और मार्च 1918 में खेड़ा में, और 1928 में बारदोली में। लेकिन बारदोली में महात्मा गांधी ने करके पटेल ने किया था। तो आपको कालक्रम भी याद रखना है। और चंपारण को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, खेड़ा को पहला असहयोग आंदोलन कहा जाता है। अहमदाबाद जो मजदूर मिल है वो पहली भूख हड़ताल रही है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट हमारा 115वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थान में कहा महात्मा गांधी ने, जो हमने कर लिया। 116वां क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया जो गीत अमर सुनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वो बांग्लादेश को स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और इसे राष्ट्रगीत गान के रूप में बनाया गया। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? हमको पता, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा। आसान क्वेश्चन था। 117वां क्वेश्चन, सॉरी, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को स्वीकार किया और भारत के काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करने को स्वीकार कर दिया? मोतीलाल नेहरू, रानाडे, गोखले और बीजी तिलक। इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। इसने नाइटहुड की उपाधि और जो काउंसिल में सदस्यता ग्रहण करने से ऐसे स्वीकार कर दिया। गोखले ने नाइटहुड उपाधि को भी स्वीकार कर दिया। 118वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और वी.डी. सावरकर। फ्री इंडियन लीजन, राइट आंसर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 119वां, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभागों में भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? साइमन कमीशन, शिमला सम्मेलन, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर है शिमला सम्मेलन में जो वेबल था उसने कहा था कि जो कुछ ही पदों को छोड़कर तकरीबन सदस्य भारतीय होंगे। वेबल सम्मेलन, इसमें कहा था कि
वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय द्वारा धारण किए जाएंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 120वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड? अरविंद घोष, आरसी दत्त, सैयद अहमद खान और वी राघवाचारी। जो कोलैक्स न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड का किसने लिखी? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष के कैम्ब्रिज के दिनों के मित्र के.जी. देशपांडे ने अरविंद घोष से प्रार्थना की कि वे राजनीतिक मुद्दों पर कुछ लिखें। तब अरविंद घोष ने न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की श्रृंखला निकाली। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।